हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द स्पार्क जोन। ईरान जंग तो रुकी, लेकिन हरमुज खुलना अब भी मुश्किल क्यों हो रहा है? भारत में पेट्रोल डीजल कब तक सस्ता होगा? क्या हालात फिर बिगड़ सकते हैं? आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, ईरान अमेरिका का झगड़ा थमा। ट्रंप ने चिल्लाकर दुनिया को बता दिया कि इट्स साइंड, यानी ईरान से समझौता हो गया। तो क्या अब दुनिया भर में तेल की सप्लाई रोक कर बैठा है ईरान? हरमुज पूरी तरह खोल देगा? क्या जहाजों की आवाजाही शुरू हो जाएगी? क्या भारत में पेट्रोल डीजल कब तक सस्ता होगा? हरमुज स्ट्रेट खोलने पर अमेरिका ईरान समझौते में क्या लिखा है? अमेरिका और ईरान की 14 पॉइंट वाली डील में कहा गया है कि हरमुज स्ट्रेट को फिर से खोला जाएगा। इसमें 3 जरूरी बातें कही गई हैं। पहला है कि समझौते होते ही ईरान तय करेगा कि अगले 60 दिनों तक हरमुज से आने जाने वाली जहाज सुरक्षित तरीके से और बिना किसी शुल्क के गुजरेंगे। जहाज़ों की आवाजाही तुरंत शुरू कर दी गई है। हालांकि जंग के चलते पैदा हुई सैन्य रुकावटों को हटाने और समुद्र में बिछी बारूदी सुरंगों को साफ करने में 30 दिन तक लग सकते हैं। ईरान ओमान के साथ मिलकर यह भी तय करेगा कि आगे हरमुज स्ट्रेट का संचालन कैसे होगा। दरअसल 28 फरवरी को हमले के बाद ईरान ने हरमुज स्ट्रेट ब्लॉक कर दिया था। जहाज़ों की आवाजाही लगभग पूरी तरह बंद हो गई थी। ईरान की रजामंदी से कुछ शिप निकल रहे थे, लेकिन 13 अप्रैल से अमेरिकी नेवी ने दोहरी नाकेबंदी कर दी थी। अब सवाल उठता है कि हरमुज पूरी तरह खुलने में अड़चनें क्यों आ रही हैं? अमेरिका ईरान डील में भले ही हरमुज तुरंत खोलने की बात है, लेकिन इसमें 4 बड़ी अड़चनें हैं। पहला है बारूदी सुरंगें और तकनीकी रुकावटें। इस सकरे समुद्री रास्ते में दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल गुजरता है। अपने सबसे सकरे हिस्से में ये सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है। जंग के दौरान ईरानी सेना ने हरमुज में बारूदी सुरंगें बिछाई थी। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी सटीक लोकेशन उसे खुद नहीं पता है, क्योंकि ज्यादा समय में ये माइंस अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाती हैं। 11 अप्रैल से अमेरिका ने ओमान की खाड़ी में माइन क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू किया था। अमेरिका का अनुमान है कि इन माइंस को पूरी तरह हटाने में 6 महीने लग सकते हैं। उसके पहले तक कमर्शियल जहाजों के लिए यहाँ से निकालना खतरे से खाली नहीं है। अभी लगभग 2000 जहाजों पर 20,000 नाविक हरमुज से गुजरने के इंतजार में फंसे हुए हैं। डेनमार्क के डेस्के बैंक के सीनियर एनालिस्ट हैदर अंजुम कहते हैं कि हरमुज खुलने के बावजूद सबसे बड़ा खतरा माइंस का है। माइंस को साफ करके जहाजों के लिए एक सेफ गलियारा बनाने में करीब 2 महीने लग जाएंगे। दूसरा पॉइंट है, सिर्फ 60 दिनों तक मुफ्त आवाजाही रहेगी, फिर टोल। जंग के पहले हरमुज रूट फ्री था। यहाँ से आने जाने के लिए कोई ट्रांजिट फीस नहीं देनी पड़ती थी। ट्रंप की डील के तहत जहाजों से 60 दिन तक कोई टोल नहीं वसूला जाएगा। ईरान का कहना है कि वे इसके बाद जहाजों को सुरक्षित गुजारने के लिए फीस वसूलेंगे। आगे चलकर हरमुज के मैनेजमेंट के लिए ईरान ओमान के साथ एक बड़ा समझौता करेगा। दरअसल ईरान हरमुज पर वैसे ही कंट्रोल चाहता है जैसे तुर्की स्टेट पर तुर्की का है। 1936 के मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन के तहत तुर्की बोस्फोरस और डार्डनेल्स स्ट्रेट यानी तुर्की स्टेट पर कंट्रोल करता है और यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल लेता है। ईरान का भी कहना है कि हरमुज अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में नहीं है, इसलिए उसे इसका अधिकार है। ईरानी अमेरिकी अर्थशास्त्री नादेर हबीबी कहते हैं कि अमेरिका ईरान को कोई फीस वसूलने की अनुमति नहीं देगा। जो जहाज ईरान को टोल देंगे वे उन पर बैन लगा सकते हैं। जहाज़ों के बीमे के रेट्स अभी भी ज़्यादा। कमर्शियल जहाज़ों के साथ हादसे का खतरा रहता है, इसलिए ये तभी ऑपरेट करते हैं जब इनका इंश्योरेंस हो। इनमें मौजूदा करोड़ों के कार्गो का भी बीमा होता है। हालांकि कमर्शियल जहाज़ों का बीमा करने वाली कंपनियां जंग के दौरान कवरेज नहीं देती हैं या फिर इसका प्रीमियम बहुत बढ़ा देती हैं। ऐसे ही ईरान जंग के दौरान हरमुज में फंसे जहाज़ों के साथ हुआ है। नादिर हमें भी कहते हैं कि इलाके में हमले बंद होने के बाद भी शिपिंग कंपनियों के लिए चुनौती है। समझौते के बाद भी प्रीमियम के रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, जो कई हफ्तों तक बने रह सकते हैं। इंश्योरेंस भी मुश्किल हो रहा है। इससे जहाज़ों का कार्गो ले जाने का काम रुका रह सकता है। ईरान अमेरिका के हमले का डर। पिछले हफ्ते ही अमेरिका सेना ने 3 कमर्शियल जहाज़ों पर हमला किया, जिसमें 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। ईरान भी ब्लॉकेज प्रभावी बनाने के लिए जहाज़ों पर हमले करता रहा है। समझौते से एक दिन पहले अमेरिकी नाकेबंदी की वजह से 142 जहाज़ों को अपना रास्ता बदलना पड़ा। 9 जहाज़ों को रोक दिया गया। इसलिए शिपिंग कंपनियों को डर है कि अमेरिका और ईरान के बीच जंग फिर से शुरू हो सकती है और उसके जहाज चपेट में आ जाएंगे। हैदर अंजुम का कहना है कि सिर्फ राजनीतिक समझौता होने से स्थिति सामान्य नहीं हो जाएगी। जहाज मालिकों को जमीन पर सुरक्षा और स्थिरता दिखाई देनी चाहिए। जब तक कई महीनों तक कोई नई घटना या हमला नहीं होता, तब तक जहाज मालिक और बीमा कंपनियां यह नहीं मानेंगी कि खतरा वास्तव में कम हो गया है। आवाजाही सामान्य होने पर 4 महीने से ज़्यादा समय लग सकता है। अब सवाल उठता है कि भारत में पेट्रोल डीजल कब तक सस्ता हो जाएगा?
पेट्रोल डीजल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत से सीधी जुड़ी होती है। जंग शुरू होने से पहले कच्चे तेल की कीमत $72 प्रति बैरल थी। ट्रंप के समझौते के बाद वापस उतनी ही होती दिख रही हैं। हालांकि समझौता होने का मतलब ये नहीं है कि तेल की कीमतें घट जाएंगी। ऐसे इसलिए कि जंग के शुरुआती 2 महीने में कच्चे तेल के दाम बढ़ने के बावजूद सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए। इससे तेल कंपनियों को रोजाना 1000 करोड़ का नुकसान हुआ। फिर 15 से 25 मई के बीच देश में पेट्रोल डीजल के दाम 7.5 रुपये प्रति लीटर तक बढ़े। फिर भी कंपनियों को रोजाना करीब 600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी डिजर्व के को फाउंडर वैभव पोरवाल के मुताबिक सरकार ने महंगे तेल का भार आम लोगों पर नहीं डाला था। अब तक तेल सस्ता होने पर भी सरकार तुरंत दाम कम न करके तेल कंपनियों को नुकसान की भरपाई करने देगी। पेट्रोल डीजल की कीमत में गिरावट तब हो सकती है जब कच्चा तेल करीब $65 प्रति बैरल तक आ जाए और फिर इतना ही बना रहे। इसमें कुछ हफ्तों का समय लग सकता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि कच्चा तेल सस्ता होने के तुरंत बाद पेट्रोल के दाम कम नहीं किए जा सकते। हार्मुज से सस्ता तेल भारत आने में समय लगेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या हार्मुज दोबारा भी बंद हो सकता है? एक सीनियर अमेरिकी ऑफिसर ने बताया कि अमेरिकी टीम ईरान के साथ समझौते को लेकर सचेत है। अगर ईरान जो वादे कर रहा है वो सब करता है तो ये एक ज़बरदस्त समझौता होगा। इसे आप आखिरी MOU भी कह सकते हैं। लेकिन जब तक कोई पूरा और बाध्यकारी एग्रीमेंट ना हो जाए तो कोई भी पक्ष किसी भी समय इससे पीछे हट सकता है। इससे हार्मुज को लेकर फिर भी तनाव पैदा हो सकता है। दरअसल समझौता होने के बाद भी अभी 3 बड़े मुद्दे हैं जिन पर 60 दिन के अंदर फैसला लिया जाना है। पहला है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े सवाल। समझौते में ये तो लिखा है कि ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और ना ही खरीदेगा, लेकिन कई बातों पर सहमति बाकी है। जैसे क्या ईरान अपनी परमाणु सामग्री अपने पास ही रख सकेगा? क्या उसे अपनी न्यूक्लियर लेबोरेटरी बंद करनी होगी? उसे नए परमाणु ईंधन को संवर्धित करने की अनुमति होगी? स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट मीर खान कहते हैं कि ईरान में कई नेता उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को ईरानी शासन के बने रहने की गारंटी मानते हैं। कट्टरपंथी शासन ने अब तक ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि वह इससे पीछे हटने को तैयार है। अगर बात बिगड़ी तो हार्मुज वापस बंद होने में वक्त नहीं लगेगा। दूसरा है कि क्या डील से दूर इजराइल अड़ंगा डाल सकता है? ईरान की शर्त के मुताबिक समझौते में कहा गया है कि लेबनान पर इजराइल के हमले सहित सभी मोर्चों पर जंग रुकेगी। इसमें सबसे बड़ी अड़चन यह है कि ये समझौते में इजराइल शामिल ही नहीं है। उसके रक्षा मंत्री इजराइल काटज ने कहा कि उनकी सेना लेबनान में अनिश्चित काल तक बनी रहेगी। इजरायली सेना यानी IDF के मुताबिक उसकी तैनाती सीमा से लेकर लेबनान के अंदर करीब 10 किलोमीटर तक है। उसके जवान तय किए गए इलाकों में मौजूद रहेंगे और इजराइल के उत्तरी हिस्से के लोगों की सुरक्षा के लिए संभावित खतरों को खत्म करने का काम जारी रखेंगे। अब दूसरा सवाल उठता है कि ईरान को कब और कितना पैसा मिलेगा? समझौते में ईरान पर आर्थिक बैन के चलते उसकी $100 अरब की जब्त रकम वापस मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $300 अरब का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्टमेंट फंड मिलेगा। हालांकि ये साफ नहीं है कि ईरान का ये पैसा कौन देगा। समझौते के मुताबिक इन्वेस्टमेंट फंड में अमेरिका हिस्सेदारी दे, ये जरूरी नहीं है। ट्रंप ने भी समझौते से पहले $300 अरब वाली बात को विपक्षी नेताओं की फैलाई फेक न्यूज कहा था। उन्होंने समझौते को परफॉर्मेंस बेस्ड बताया। इसका मतलब है कि ईरान को इसके फायदे तभी मिलेंगे जब वो अपने सारे वादे निभाएगा।